आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। आज अयोध्या में छोटी दिवाली मनाने पहुंचे पीएम मोदी। 5100 बत्ती से किया मां सरयू की विशेष आरती। शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा कदम, पिछले एमबीए शासन का आधा दर्जन फैसलों को पलटा। राजीव गांधी फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट का एफसीआरए लाइसेंस हुआ कैंसिल, चीन से फंडिंग का है आरोप। दीपावली की खुशियां बांटने कच्ची बस्तियों में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। नए कपड़ों और मिठाइयों से खेले बच्चों के चेहरे। कर्नाटक रैली में ओवैसी ने दिया बयान। पीएम कहते हैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, लेकिन यहां कमीशन ले रहे हैं। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आज छोटी दिवाली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंचे। शाम 6:25 पर 5100 बत्ती की विशेष आरती से पीएम ने मां सरयू नदी की आरती भी उतारा। इस दौरान सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां मौजूद रही। सरयू के तट से भगवान राम के जन्म स्थान तक पूरी अयोध्या रोशनी से जगमग कर रही। प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर खास तैयारियां भी चल रही है। साथ ही पूजा के बाद 8 बेदी से वैदिक ब्राह्मण भी आए। पीएम मोदी करीब 2.5 घंटा अयोध्या में रहेंगे और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4:55 पर रामलला के दर्शन पूजन भी किया और इसके बाद शाम 5:05 पर राम मंदिर निर्माण का अवलोकन भी किया। 5:40 पर रामकथा पार्क में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद शाम 6:25 पर मां सरयू नदी की आरती भी किया, जिसके बाद से 6:40 पर राम की पैड़ी पर आयोजित दीपोत्सव में शामिल भी हुए। फिर शाम 7:25 पर नया घाट सही पर ग्रीन डिजिटल फायरवर्क का निरीक्षण भी किया। दीपोत्सव में कई देशों के राजदूत भी शामिल हुए। हर बार की तरह इस बार भी जगमग झांकियां निकाली जाएंगी। यहाँ 16 झांकियों को निकाला जाएगा। यहाँ इन झांकियों में राम जन्मभूमि मॉडल, काशी कॉरिडोर, विजन 2047, 1090 तथा भगवान राम के जन्म काल से लेकर राज्य अभिषेक तक के दृश्यों को जीवंत चित्रण किया जाएगा। कार्यक्रम में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रामायण कालीन शिक्षा पर आधारित सामाजिक संदेश देने वाली झांकी होगी। नगर भ्रमण करने वाली झांकियों से संबंधित कलाकार 16 रथों पर सवार होंगे, जो अपनी कला के जरिए रामकालीन दृश्यों को जीवंत करेंगे। इसके अलावा देश के अन्य इलाकों में भी कलाकार रथ के आसपास नृत्य भी चलाया जाएगा। तो आज अयोध्या में जो है वो जगमग हो उठा है। अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या जगमग हो उठा है दीपोत्सव से, साथ ही लाइटों से। इस दौरान पीएम मोदी वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने अपना अयोध्या में अलग अलग कार्यक्रम किया। 8 वेदियों से वैदिक पुराण की किए गए और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी यहाँ पर किए गए हैं। छोटी दिवाली अयोध्या में मनाया है आज पीएम नरेंद्र मोदी ने। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार ने पिछले महाविकास अघाड़ी शासन द्वारा लिए गए कम से कम आधा दर्जन फैसलों पर रोक लगा दी है या पलट दिया है। इन फैसलों की ओर से मेट्रो कार शेड को स्थानांतरित करने और सीबीआई को सामान्य सहमति बहाल करने जैसे प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद से राजनीति भी तेज हो गई है। तो आइए जानते हैं कि वर्तमान की शिंदे भाजपा सरकार ने पिछले एमवीए सरकार के कौन कौन से फैसले पलट दिए हैं। महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुलाई के महीने में मेट्रो कार शेड को आरे कॉलोनी में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था, जिससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार की जगह को कांजूर मार्ग में बदल दिया गया था। इसके अलावा परियोजनाओं का विरोध करने वालों पर लगे आरोप भी वापस ले लिए गए। सीबीआई अब बिना अनुमति राज्य के मामले
मामलों में जांच कर सकती है। दरअसल महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पिछले महाविकास आघाड़ी सरकार के फैसले को पलट दिया। ठाकरे नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने एजेंसी को दी हुई ये सामान्य सहमति वापस ले ली है। तो साफ तौर पर एकनाथ शिंदे सरकार की तरफ से जो ये अहम फैसला आज लिया गया। गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया है। जांच में पता चला कि नियमों को ताक पर रखकर फाउंडेशन ने पड़ोसी देश चीन से फंड लिया था। गृह मंत्रालय इस मामले की जांच लंबे समय से कर रहा था। जांच में राजीव गांधी फाउंडेशन के गलत पाए जाने पर गृह मंत्रालय के विदेश विभाग ने यह कार्रवाई की। FCRA लाइसेंस के तहत स्थानीय संस्थाएं और NGO विदेशी संस्थाओं व्यक्तियों से अनुदान ले सकती है, लेकिन अनुदान लिए जाने की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाती है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि अनुदान लिए गए हैं वह किस संस्थान में किस कार्य के लिए लिया गया है, इसका इस्तेमाल देश के हित में है और देश विरोधी गतिविधियों में किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस फाउंडेशन ने सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और P चिदम्बरम के सदस्य भी हैं। 1991 में इस संस्था का गठन किया गया था और राजीव गांधी फाउंडेशन में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 2020 से इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी गठित की गई थी। इसमें ED के सीनियर अधिकारी भी थे। 2 दिन पहले ही कमेटी ने जांच रिपोर्ट सबमिट की थी। कोटा से सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नई कोटा में श्रीनाथपुरम सेवा परिसर में स्थित कच्ची बस्ती में रह रहे लोगों के साथ दिवाली की खुशियां बांटने पहुंचे। ओम बिरला अनन्या फाउंडेशन के युवाओं के साथ बस्ती के लोगों से मिलने पहुंचे थे। फाउंडेशन से जुड़े युवाओं ने गाड़ियों में रखे पैकेट उतारे और उन पैकेट्स में बस्तियों की बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने और मिठाइयाँ थी। स्पीकर बिरला एक एक कर बस्ती के सभी घरों में पहुंचे और बच्चों के नए कपड़े और खिलौने भेंट किए। दीपावली से पहले इस अप्रत्याशित उपहार को पाकर जहां बच्चे चहक उठे, वहीं अपनी नन्ही मुन्नी के हाथों में कपड़े और खिलौने देखकर माता पिता की आंखों में भी अलग ही चमक नजर आई। कुछ यही नज़ारा मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित कच्ची बस्तियों और एक अन्य बस्तियों में भी दिखा। कोटा की कच्ची बस्तियों में रहने वाले वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अनन्या फाउंडेशन ने इस दीपावली ये अनूठी पहल की। फाउंडेशन से जुड़े युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से दीपावली से पहले कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों तक नए कपड़े और खिलौने पहुंचा रहे हैं। फाउंडेशन की संयोजक और वरिष्ठ रेल अधिकारी अंजलि बिरना ने कहा कि खुशियां बांटने से और बढ़ती है। साथ ही भारतीय संस्कृति में दीपावली से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। इस त्योहार पर अगर हम वंचित बच्चों के चेहरों पर खुशी ला सकते हैं तो उसमें बड़ा समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता। इस सोच को समाज के प्रबुद्ध जनों का भी व्यापक समर्थन मिला। सभी ने बच्चों के लिए कपड़े और खिलौनों के लिए सहयोग किया। कुछ ही दिनों के प्रयासों से शहर के हजारों बच्चों को ये दिवाली मुस्कान भरी हो गई, जिसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। बच्चों को कपड़ों और खिलौने भेंट करते समय फाउंडेशन की युवा उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं। माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहने के साथ ही ये युवा बच्चों के टीकाकरण और उनके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करने के लिए भी टिप्स दे रहे हैं। फाउंडेशन आने वाले दिनों में इन बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करने की भी योजना बना रहे हैं। तो साफ तौर पर ओम बिरला दिवाली से पहले कच्ची बस्तियों में नजर आए। अनन्या फाउंडेशन के युवाओं के साथ ओम बिरला कच्ची बस्ती में नजर आए। ओम बिरला जो है वो बच्चों में खिलौने और नए कपड़े बांटते हुए नजर आए। कच्ची बस्तियों में हर घर जाके ओम बिरला ने खिलौने और कपड़े बच्चों को भेंट किए। वहीं बच्चों के हाथों में नए खिलौने और कपड़े देखकर उनके माता पिता जो है वो भी खुशी से चहक उठे।
एएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 22 अक्टूबर को हमनाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार पर निशाना साधा। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि सीएम का कहना है कि वे मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण हटा देंगे। आप पहले उस कमीशन को खत्म करें जो आपकी पार्टी को दिल्ली में मिल रही है। पीएम कहते हैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ वे कमीशन ले रहे हैं। ओवैसी ने पिछले 8 सालों में देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि धर्मनिरपेक्ष दल भी अब मुसलमानों के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। हैदराबाद के सांसद ने कांग्रेस और जेडीएस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब भारतीय राजनीति में मुसलमानों का कोई महत्व नहीं है। मुस्लिम राजनीति दलों के लिए एटीएम मशीन बन गई है जो केवल समुदाय से वोट मांगते हैं। ओवैसी ने कहा कि आपको सोचना चाहिए कि आप राजनीतिक दल में अपने साथ चाहते हैं या अल्लाह, कोई भी आपके साथ नहीं है। मुसलमानों पर अत्याचार के मुद्दों पर कोई नहीं बोलता। मुसलमान अदृश्य हो गए हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं कि आपने भारत की राजनीति को इतना बदल दिया है कि अब धर्मनिरपेक्ष दल भी मुस्लिम मुद्दे नहीं उठाते हैं। तो साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी जो है वो मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए दिखे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए राज प्रथम के साथ। दीदी अब ऐसे ऑटो लेने कहाँ तक जाओगी? दरवाजे तक। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे। थैंक यू। वेलकम बैक कविता। ऑटो ढूंढने की परेशानी और पुराने तरीकों की कहानी पीछे छोड़ो। उबर ऑटो से बस सोचो और चल पड़ो। उबर, बस सोचो और चल पड़ो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक स्लीपर बस डंपर से टकरा गई। एक एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 42 लोगों जो है वो घायल होने की खबर आई है। यहाँ बस गोरखपुर से अजमेर जा रही थी। घायलों को सिफई के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह हादसा शनिवार देर रात करीब 2 बजे का बताया जा रहा है। दिवाली पर लोग घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि घर जाकर वो परिवार के साथ त्योहार मनाएं। वहीं दूसरी ओर हादसों की खबरें भी सामने आ रही है। ऐसा ही एक रोड एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश के सिफई में सामने आया। एक स्लीपर बस गोरखपुर से अजमेर जा रही थी। वह लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। हादसा शनिवार देर रात करीब 2 बजे का बताया जा रहा है। बालू से भरे डंपर का टायर फट जाने के कारण पीछे से आ रही स्लीपर बस डंपर से जा टकराई। सिफई में मिनी पीजीआई के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि हमारे पास कई लोग जो हादसे में घायल लोग हो गए हैं, उनके वहाँ घायल जो है वो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वही 7 यात्रियों की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं घायलों को यात्री अनिल हुड्डा ने बताया कि वे लखनऊ से बस में सवार होकर जयपुर जा रहे थे। एमजे ट्रैवल्स की बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। हादसे के वक्त सभी यात्री सो रहे थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख जताया है। साथ ही सीएम ने डीएम और पुलिस के आला अफसरों को दुर्घटना स्थल पर तत्काल पहुंचने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही घायल यात्रियों को उचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घायलों को जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। तो ये बड़ा हादसा हुआ लखनऊ एक्सप्रेसवे में।
4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 42 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। बस गोरखपुर से अजमेर की ओर जा रही थी, सभी यात्री उसमें सो रहे थे। घायलों को फिलहाल पीजीआई अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ बद्री विशाल मंदिर के कपाट मंगलवार को बंद रहेंगे। ये जानकारी मंदिर कमेटी ने दी है। बताया गया है कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के कारण बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर समिति के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि ग्रहण के बाद शाम को पूजा अर्चना की जाएगी। धर्माधिकारी श्री बद्रीनाथ मंदिर के पत्र अनुसार 25 अक्टूबर 2022 को होने वाले सूर्य ग्रहण पर निम्न प्रकार से पूजा अर्चना की जाएगी। अतः मंदिर समिति के मुताबिक बद्रीनाथ मंदिर और अदिनाथ मंदिर दिनांक 25 अक्टूबर को सुबह 4:15 से पूर्व अभिषेक पूजा के बाद दिन भर के लिए मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे, जिसके बाद मंदिर शाम 5:30 बजे ग्रस्ताग्रस्त ग्रहण के बाद पुनः ग्रहण अभिषेक संपादित किया जाएगा। वहीं अभिषेक पूजा का समय 6:15 के बाद का है। तो साफ तौर पर मंदिर के जो है वो सूर्य ग्रहण के दिन बंद रहेंगे। सुबह सूर्य सूतक लगने से पहले जो है वो मंदिर में आरती हो जाएंगे, लेकिन सूर्य ग्रहण लगते ही मंदिर के कपाट पूरे दिन बंद रखे जाएंगे। इसकी जानकारी मंदिर के कमेटी ने दी है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ का कपाट जो है वो सूर्य ग्रहण के कारण बंद रहेंगे। सहारनपुर में दारुल उल्लूम समेत 300 से ज्यादा मदरसे अवैध निकले हैं। सरकारी सर्वे में ये बात सामने आई है कि 300 से ज्यादा मदरसे जो है वो अवैध निकले हैं। सहारनपुर के अधिकारियों ने इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट दारुल उल्म देवबंद को अवैध गैर मान्यता प्राप्त मदरसा घोषित किया है। सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के बाद ये रिपोर्ट पेश की गई। जिले के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में 306 अन्य गैर मान्यता प्राप्त इस्लामी शिक्षा संस्थानों को अवैध बताया है। इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गौंड के बयान सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए 306 अवैध मदरसों की जानकारी प्रशासन को भेजी गई है। दारुल उल्लूम देवबंद भी एक अवैध मदरसा है और छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं से वंचित है। मदरसों की स्थापना का साल, इसी चलाने वाले समाज, मदरसों का नाम, उनकी आय का स्रोत जैसे प्रशासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर जांच की गई थी। प्रशासन जो भी फैसला लेगा उस आधार पर शिकायत को दर्ज किया जाएगा और रिपोर्ट के मुताबिक जिला प्रशासन में 754 मदरसे जो है वो रजिस्टर्ड है, जिनमें से 5वीं कक्षा तक के 664, 8वीं कक्षा तक के 80 और शेष 10 मदरसे कक्षा 10वीं तक के हैं। पिछले महीने उत्तर प्रदेश सरकार ने इस्लामिक शिक्षा संस्थानों का सर्वे कराने की प्रक्रिया शुरू की थी। शासन के आदेश के अनुसार 12 पहलुओं पर सर्वे किया जा रहा है। मदरसों के सर्वेक्षण के लिए अधिकारियों की टीम का गठन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सरकारी आदेश के अनुसार किया गया। तो साफ तौर पर रिपोर्ट में जो है मदरसे 300 से ज़्यादा मदरसे जो है वो अवैध निकले हैं। दारुल उल्लूम जो मदरसे समेत 300 मदरसे अवैध निकले हैं। सहारनपुर में मदरसे अवैध निकले। सरकारी सर्वे में ये बात खुलकर सामने आई। मुख्यमंत्री निवास पर कोविड काल में अनाथ बच्चों के साथ ही दीप उत्सव कार्यक्रम भी मनाया गया। 2 साल बाद बगैर किसी बंदिश के दीपावली का उत्सव पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया गया। सीएम शिवराज और साधना सिंह उसमें शामिल भी रही और शिवराज सिंह चौहान ने फूल रसा कर भांजे भांजियों का स्वागत भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मामा का घर मस्ती करने के लिए होता है, इसलिए खूब मस्ती करो और दिवाली मनाओ। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि किसी बच्चे को निराश होने और चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएम ने बच्चों के लिए मोटिवेशनल गाना गा दिया, नदिया चले रे धारा तुझको चलना होगा। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, मामा तुम्हारे साथ है, मध्य प्रदेश की सरकार तुम्हारे साथ है। मुख्यमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, कोविड बाल सेवा योजना हमने ऐसे बच्चों के लिए शुरू की है जिसमें सरकार 5,000 रुपए महीना देती है। सीएम बने
बच्चों से कहा कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम्हारी फीस मामा भरेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कलेक्टर को भी निर्देश दिए कि ऐसे बच्चे को योजना का लाभ दिलवाए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोविड में अनाथ बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उनकी समस्या ताकि वो वहाँ अपनी समस्या बता सके। मुझे भी इनसे मिलना हो तो बात करना हो तो जानकारी ग्रुप में जाए। सीएम शिवराज ने अनाथ बच्चों के लिए साल में एक बार खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता के आयोजन कराने का भी निर्णय ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि प्रतियोगिता के जीतने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। साथ ही सीएम शिवराज ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को योजना बनाने के लिए भी कहा है। तो साफ तौर पर सीएम शिवराज जो है वो बच्चों के साथ बच्चे के रंग में रंगते हुए नजर आए। जो बच्चे कोविड काल के दौरान अपने बच्चों से कोविड काल के दौरान जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके साथ सीएम शिवराज ने आज दिवाली बनाई और साथ ही कहा कि बच्चों को निराशा और चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका मामा उनके साथ है, मध्य प्रदेश की सरकार उनके साथ है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी आदेश दिया कि ऐसा ग्रुप बनाए जहां पर अनाथ बच्चों का ऐसा ग्रुप बनाए जहां पर बच्चे अपनी समस्या को खुलकर बता सके और मुझे भी उससे उनकी परेशानियों से अवगत हो सके। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना इलाके में शनिवार देर रात एक मकान आग लगने के कारण दम घुटने से सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक की मौत हो गई और उनकी पत्नी और बेटा भी घायल हो गए। पुलिस ने रविवार सुबह ये जानकारी दी। लखनऊ पुलिस आयुक्तालय के गाजीपुर थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में स्थित पूर्व आईजी डीसी पांडे के घर में बीती रात आग लग गई और उसकी पहली मंजिल पर उनका परिवार फंस गया। पुलिस ने बताया कि पुलिस पड़ोसियों की सूचना देने पर तत्काल मौके पर पहुंची और उसने अग्निशमन कर्मियों ने आग पर काबू पाकर पांडे और उनकी पत्नी कोरमा पांडे और उनके पुत्र शशांक को बाहर निकाला। घर में धुआं भर जाने से हालत सबकी बिगड़ गई थी। मिश्र ने बताया कि तीनों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने डीसी पांडे को मृत घोषित कर दिया और साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और बेटे का उपचार जारी है और आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। मिश्रा ने साथ ही बताया कि पांडे करीब 10 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब 11 बजे पांडे के आवास में आग लग गई और उनकी पत्नी पहली मंजिला पर पूरे परिवार फंस गया। उन्होंने बताया कि पांडे ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने शोर मचाया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उसे परिवार के सभी सदस्य जो है बेहोश मिले। तो आग लगने के कारण पूर्व आईजी की मौत हो गई। सूचना पाकर तत्काल वहां पुलिस जब पहुंची तो देखा उन्होंने कि परिवार के सदस्य जो है वो बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। पहली मंजिला में सभी परिवार के सदस्य फंसे हुए थे, जहां से उनको निकाला गया। सभी सदस्यों को अस्पताल में ले जाया गया लेकिन वहां पर पूर्व आईजी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उनकी पत्नी और उनके बेटे का इलाज चल रहा है। वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। बने रहिए राज प्रथम के साथ। My life, my Lyra.
स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले में पुलिस टीम और अपराधियों के बीच फायरिंग हो गई। ये घटना शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे पीएस ज्योति नगर क्षेत्र में लोनी गोल चक्कर के पास अंबेडकर कॉलेज सर्विस रोड पर हुई। मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगी और ये अपराधी MS पार्क थाने की BC हैं, साथ ही जिस पर पहले से कई आपराधिक मामले भी दर्ज है। पुलिस ने बताया कि अपराधी ज्योति नगर थाने में दर्ज IPC की धारा 308 के तहत एक मामले में वंचित था। वहीं आरोपियों के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 लाइव राउंड, एक CMP, एक लाइव राउंड, 2 खाली कारतूस और बिना नंबर प्लेट वाली एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। पुलिस ने पकड़े गए दोनों अपराधियों की पहचान भी कर ली है, जिसमें 36 साल का शक्ति उर्फ सोनू पुत्र अनूप सिंह निवासी ज्वाला नगर दिल्ली, 24 साल का सचिन पुत्र राजू निवासी अशोक नगर का शामिल है। दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले को लेकर पूछताछ जारी है। शक्ति पर पहले से PS मानसरोवर पार्क में पहले 18 आपराधिक मामले में शामिल होने का आरोप है। वहीं सचिन पर भी पहले से 4 आपराधिक मामले में शामिल होने का आरोप है। इस मुठभेड़ में एक अपराधी के पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने दोनों को पकड़ने में कामयाब रही और पूछताछ के दौरान इन पर पहले से मामलों को लेकर भी जानकारी ली गई। दोनों ही लंबे समय से वांटेड चल रहे थे। वहीं मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान की सरकार लगातार कर्ज तले डूबती जा रही है। पहले से ही 3 लाख करोड़ के कर्ज के बोझ के तले दबी हुई शिवराज सरकार ने एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। ये कर्ज 15 साल के लिए लिया गया है। इस साल अब तक मध्य प्रदेश की सरकार 8000 करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार पर अब तक जो 3 लाख रुपए का कर्ज है, उसमें राष्ट्रीय बचत योजना से 37,055 करोड़ रुपए का ऋण शामिल है। 31 मार्च 2022 की स्थिति में सरकार पर कुल 3,03,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है। इससे उबरने के लिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक बार फिर कर्ज ले लिया है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कर्ज विकास योजनाओं के लिए लिया गया है। प्रदेश सरकार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4% तक ऋण ले सकती है। सरकार के पास 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निर्णय लेने का पात्रता है, लेकिन अभी तक सरकार ने 8000 करोड़ का ही ऋण लिया है। राज्य सरकार ने जो कर्ज लिया है, इसका इस्तेमाल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए किया गया है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने शुक्रवार को भाई दूज के त्योहार के लिए राज्य के सभी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने भाई दूज के त्योहार को देखते हुए प्रदेश के सभी स्कूलों की 27 अक्टूबर तक की अवकाश की घोषणा कर दी है। हरियाणा सरकार ने भाई दूज के त्योहार के दिन स्कूल के अवकाश के लिए एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है। हरियाणा सरकार के इस आधिकारिक बयान के अनुसार हरियाणा सरकार ने भाई दूज के अवसर पर सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 27 अक्टूबर को अवकाश घोषित किया है। हिंदू संस्कृति के अनुसार भाई बहन के रिश्ते का ये रक्षाबंधन के बाद दूसरा बड़ा त्योहार माना जाता है। ये त्योहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। भैया दूज पर बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और एक नारियल का गोला भेंट देती है। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में दीपावली के मौके पर सिर्फ ग्रीन पटाखों की ही इजाजत दे रखी है। इसको लेकर 20 अक्टूबर को आदेश जारी हुआ और मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने प्रदूषण के मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया और राज्य में ग्रीन पटाखों को बेचने के लिए जगह तय की गई। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ग्रीन पटाखों के अलावा किसी भी दूसरे तरह के पटाखे पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। खट्टर सरकार ने इस फैसले को लेकर हरियाणा CMO की तरफ से ट्वीट कर कहा गया कि हरियाणा में इस बार ग्रीन पटाखों वाली दिवाली मनाई जाएगी, जिसमें सामान्य तौर पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही प्रदेश भर में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अलग अलग जगह भी निर्धारित कर दी गई है। हरियाणा के पड़ोसी
राज्य पंजाब में पटाखों की समय सीमा निर्धारित की गई है, तो वही दिल्ली में पटाखे बेचने और फोड़ने पर जेल भी हो सकती है, यानी कि दिल्ली में पटाखे पूरी तरह से बैन कर दिए गए हैं। राजस्थान में इस बार दीपावली खुशियों भरी सौगात लेकर आई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुशियों के इस पर्व पर कई बड़े ऐलान किए। 3 दिन पहले बेरोजगार को रोजगार देने की घोषणा के बाद अब गहलोत सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। प्रदेश के 31,000 से ज्यादा संविदा कर्मियों को सरकार ने परमानेंट कर दिया है। धनतेरस से ठीक एक दिन पहले सरकार ने पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स को नियमित करने के आदेश दिए हैं। इन्हीं शुरुआत में 10,400 रुपये वेतन दिया जाएगा और संविदा कर्मियों को 10,400 से ज्यादा वेतन मिलेगा। उनका वेतन यथावत रहेगा और 9 साल की नौकरी पूरी करने पर 18,500 और 18 साल की सर्विस पूरी करने पर 32,300 रुपये सैलरी मिलेगी। वहीं सरकार की इस घोषणा से संविदा कर्मियों के चेहरे खिल उठे हैं। गहलोत सरकार की इस घोषणा का लाभ प्रदेश की पंचायती राज और शिक्षा विभाग के काम कर रहे कई संविदा कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा। परमानेंट नौकरी पाने वालों में सबसे ज्यादा पंचायत सहायक है। शिक्षा विभाग में 26 वरिष्ठतम शिक्षा कर्मी हैं, वहीं 17,064 वरिष्ठ शिक्षा कर्मी और 2,064 सामान्य शिक्षा कर्मी है। पैरा टीचर्स की संख्या 38,086 है और सरकार ने इन पदों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के दायरे में लिया है। शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर्स और ग्राम पंचायत सहायक के पद नाम भी बदले हैं। शिक्षाकर्मी को अब शिक्षा सहायक, पैरा टीचर्स को पाठशाला सहायक और ग्राम पंचायत सहायक को विद्यालय सहायक कहा जाएगा। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सरकार को घेरने और राज्य में पार्टी को लेकर एकजुट होकर पुरजोर तरीके से चुनाव तैयारियों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के साथ बड़ी बैठक की थी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, साथ ही विधानसभा में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश संगठन महासचिव चंद्रशेखर, ओम प्रकाश माथुर, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित प्रदेश कोर कमेटी के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित राजस्थान दौरे की तैयारियों के साथ साथ गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए आक्रोश रैली की रूपरेखा और रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में एक बार फिर पार्टी अलकमान की तरफ से राज्य के सभी नेताओं को आपसी गुटबाजी दूर कर एक साथ मिलकर अशोक गहलोत सरकार को घेरने और पार्टी की चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की हिदायत दी गई। कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद जेपी नड्डा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अलग से बैठक की और जेपी नड्डा, अमित शाह और राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी के ज्यादातर सदस्यों की बीजेपी मुख्यालय से रवाना हो जाने के बाद प्रदेश प्रभारी और प्रदेश सह प्रभारी, प्रदेशाध्यक्ष, साथ ही प्रदेश संगठन महासचिव और अन्य कई नेताओं की अलग से एक तीसरी बैठक भी हुई। इस बैठक में कोर कमेटी में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन और आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई थी। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।